हेलो 12th क्लास। आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का हम फर्स्ट चैप्टर समझ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका द लास्ट लेसन। इसका पार्ट 1 हम समझ चुके हैं और अब तक की स्टोरी में हमने ये समझा है कि फ्रांज नाम का जो बच्चा होता है उस दिन स्कूल के लिए लेट हो जाता है और बच्चा जो है वो स्वयं लेखक है, जो बच्चे के रूप में पुरानी बातों को लेकर के अपना वर्णन बता रहे हैं। किस तरह से उनके देश पर जर्मनी का अधिकार हो जाता है और उनके वहाँ से जर्मनी भाषा को पढ़ाने का आदेश आ जाता है। उस दिन जब वो लेट हो जाता है तो उसको बहुत सारी अजीब बातें स्कूल में देखने को मिलती हैं। बहुत सारे गांव वाले क्लास में पीछे बैठे हुए होते हैं और उनके जो टीचर होते हैं उन्होंने उस दिन बिल्कुल नए कपड़े पहने होते हैं। तो अब आगे स्टोरी उसी क्रम में हम जारी रखेंगे। यहाँ पर क्रैंकी ही बात यहाँ तक हो चुका है। उसको अब ये बात मालूम चल चुकी है कि दूसरे दिन से यानी कल से फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी बल्कि जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। तो इनके जो भी टीचर हैं आज उनका ये लास्ट लेसन है और अब उसको उन बातों को सोच करके बहुत दुख हो रहा है कि अब तक उसने फ्रेंच भाषा क्यों नहीं सीखी। आगे हम देखेंगे अब। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. फ्रांज ये कह रहा है कि बेचारा आदमी किसके लिए कहा जा रहा है? वो यहाँ पे जो बात कह रहे हैं वो अपने टीचर के लिए कह रहे हैं जिन्होंने के नए कपड़े उस दिन पहने होते हैं। क्लास टीचर का नाम है उनके एम हेमल। उनके लिए ये बात कह रहे हैं कि बेचारे टीचर। तो अब उसको ये बात समझ में आई कि इसलिए उन्होंने इस कारण से उस दिन संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं। संडे क्लोथ्स का यहाँ पे जो आशय है वो ये है कि उन्होंने जो बहुत सुंदर कपड़े या बहुत अच्छे कपड़े उस दिन पहने हुए हैं, जो वो आमतौर पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या इंस्पेक्शन के समय पर पहना करते थे। तो फ्रांज को ये बात समझ में आ रही है कि चूंकि उनका आज लास्ट लेसन है फ्रेंच भाषा का, तो उसको सम्मान देने के लिए इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, उस अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए उन्होंने उस दिन फाइन संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं, यानी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं जो वो निरीक्षण के टाइम पे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पहना करते थे। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि गांव वाले उस क्लास में पीछे की बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि जब फ्रांज लेट होकर के क्लास में पहुंचता है तो उसको एक बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि रोजाना पीछे की बेंचें खाली पड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन गांव वाले बैठे हुए। तो गांव वाले क्या कर रहे हैं क्लास में बैठे हुए? तो आगे उसको ये बातें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही हैं। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह दुखी थे। दुखी थे इसलिए भी ऐसा था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो आगे कभी भी स्कूल नहीं गए हुए थे, यानी वो अपने समय में कभी भी स्कूल नहीं जा सके। और आज मिस्टर हेमल का लास्ट लेसन है, तो उसको सम्मान देने के लिए, उस दुख के कारण सम्मान देने के लिए भी वो वहाँ पे गांव वाले मौजूद थे। इट वाज देयर वे ऑफ थिंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग ऑफ देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। इट वाज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनका
अपना तरीका था धन्यवाद करने का या धन्यवाद देने का आवर मास्टर, हमारे मास्टर को, फॉर हिज 40 ईयर्स, उनके 40 साल के ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल के ईमानदार या वफादार नौकरी के लिए या सेवा के लिए। यानी मिस्टर एम हेमल जो उनके टीचर हैं, जिनका आज लास्ट लेसन है, वो 40 साल से वहाँ पर रह करके फ्रेंच भाषा सिखा रहे थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और उनको सम्मान देने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, फॉर द कंट्री, देश को सम्मान देने के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब वो उनकी नहीं है, उस देश को सम्मान देने के लिए जो देश अब उनका नहीं रह गया है। यानी कहने का जो आशय है यहाँ पे कि जो 2 जिले पहले जिसमें फ्रेंच भाषा सिखाई जाती थी, जहाँ पर लेखक रहने वाले हैं, अब वो दोनों जिले फ्रांस में ना होकर के जर्मनी का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब उनका देश फ्रांस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जर्मनी के निवासी वो कहलाएंगे। तो जो देश पहले उनका था, अब वो देश उनका नहीं रह गया, फ्रांस उनका देश नहीं रह गया, अब जर्मनी उनका देश हो गया। तो ये जो बातें हैं वो पूरी उसको ध्यान आ रही हैं कि सब कुछ जो अजीब घटित हो रहा था क्यों घटित हो रहा था। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तभी मुझे सुनाई दिया कि मेरा नाम पुकारा गया है। It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there. What would I not have given? मैं ये चाहता था कि मैं भी बिल्कुल बिना डर के, बिना भय के, पार्टिसिपल्स के जो भी रूल हैं, नियम हैं, उन सब को उसी तरह से लाउड एंड क्लियर, तेज आवाज में और स्पष्ट रूप से, बिना किसी गलती के, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के उनको सुना सकूं, बता सकूं या बोल सकूं। बट आई गॉट अप मिक्स्ड, लेकिन मैं उन सब में मिक्स्ड अप हो जाता हूं, यानी कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं भूल जाता हूं, सब कुछ मिल जाता है ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले शब्दों में। यानी शुरुआत के पार्टिसिपल के जो भी शब्द होते हैं उसमें ही फ्रांस गड़बड़ कर जाता है और उन्हें कुछ भी क्लियर, कभी भी जवाब वो नहीं दे पाता है और स्टूड देयर, और खड़ा रह जाता है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपना इतना ज़्यादा वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है टेंशन की वजह से, और वो वहीं पे खड़ा रह जाता है अपनी डेस्क को पकड़ करके। माई हार्ट बीटिंग, और उसका जो हार्ट है वो धड़कने लगता है जोर जोर से। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसमें इतना साहस नहीं रहता कि वो सामने मिस्टर एम हेमल की तरफ देख सके। यानी जब भी उसके टीचर ने उससे पूछने की कोशिश की तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था और डर के मारे वह खड़ा रह जाता था। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हेमल मुझसे कह रहे हैं, मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कोल्ड यानी डांटना, फटकारना। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, प्यारे फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। फ्रांस लेखक का नाम। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। यानी अभी तक तो वो डांट फटकार करते रहे थे, लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि मैं नहीं डांटूंगा तुम्हें, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें निश्चित रूप से बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो ये सब कुछ कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। रोजाना हम अपने आप से एक ही बात कहते थे कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम इसको क्या करेंगे, कल याद कर लेंगे।
जब भी वो डांटते होंगे तो उसको ये कहते होंगे ठीक है आज नहीं करा है लेकिन कल जरूर करके लाना। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो कि आज हम कहाँ आ गए हैं, यानी आज उनका लास्ट लेसन आ गया है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, ये एल्सास के लिए कितनी बड़ी परेशानी का समय है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह इस बात को कल के भविष्य के लिए हमेशा टालती रही। नाउ दोस फेलोस आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पे सी शब्द जो है वो अल्सास के लिए आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके लिए सी शब्द का यूज किया जाता है। जैसे हम इंडिया का है तो इंडिया शब्द जब भी लिखा जाता है उसके लिए सी का प्रयोग किया जाता है। जब हम भारत लिखते हैं, हिंदुस्तान लिखते हैं तो ही आएगा, लेकिन इंडिया के लिए सी शब्द आता है। सी पुट्स ऑफ, अब यहाँ पे अल्सास के लिए सी है, और ये जो बात कही जा रही है कि हम काम को या सीखने की किसी भी चीज़ को कल पर टालते रहे, वो किसके लिए कि अल्सास में रहने वाले लोग जो थे वो अपने काम को कल पर टालते रहे। यानी जो फ्रेंच भाषा सीखने की बात है तो उन्होंने अपना होमवर्क समय पर नहीं किया, कहने का आशय लेखक का। नाउ दोस फेलोस आउट ऑफ देयर विल वी हैव टू राइट टू से टू यू, अब ये जो आपके साथी हैं, क्या इन्हें तुमसे ये कहने का अधिकार होगा हाउ इज इट, ये कैसे, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम एक फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो, नाटक करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, कि जब तुम्हें अपने स्वयं की भाषा ही नहीं आती, मातृभाषा ना तो बोलनी आती, स्पीक यानी बोलना, और ना ही तुम्हें लिखनी आती है, फिर तुम अपने आप को किस तरह से फ्रेंचमैन कहोगे? क्या तुम्हारे साथियों को ये कहने का अधिकार नहीं होगा? बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो। पीपल पुअर लिटिल फ्रांच वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, इस सब में हम सबका दोष है, अकेले तुम ही सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो। आज अगर फ्रेंच भाषा कोई नहीं सीख पाया है तो उनके टीचर कह रहे हैं कि अकेले बच्चे का दोष नहीं होता है, हम सबका दोष है। आगे वो बता रहे हैं किस किस का क्या क्या दोष है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उन्होंने भी कभी तुम्हें सिखाने में उत्सुकता या चिंता नहीं दिखाई, यानी इस बात की परवाह नहीं की कि तुम वो भाषा सीखो लिखो, इस बात पे वो ध्यान दें। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, उन्होंने हमेशा, पेरेंट्स ने, उन्होंने हमेशा इस बात को ज़्यादा महत्व दिया, प्रिफर यानी किसी दूसरी चीज़ की अपेक्षा किसी और चीज़ को अधिक महत्व देना। उन्होंने इस बात को अधिक महत्व दिया कि तुम उनके साथ फार्म पर काम कर लो या फिर मिल में काम कर लो, ताकि वो तुम थोड़ा सा और पैसे कमा सको। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि उनके पास थोड़ा सा धन और आ जाए। एंड आई, अब ये उनके पेरेंट्स की गलती हो गई, अब वो बता रहे हैं एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी इस बात में दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें अपना लेसन याद करने की बजाय कभी कभी फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा? कभी कभार वो फ्रांच को कहते होंगे कि आज पौधों में पानी डाल दो, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने इस बात पे जोर ना दे करके कभी कभार तुमसे जो काम करवाया उसकी अपेक्षा अच्छा ही होता
कि मैं उस चीज़ पर ही फोकस करता कि तुम उतनी देर में अपनी फ्रेंच लैंग्वेज लिख लो या याद कर लो या प्रैक्टिस कर लो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मैं किसी दिन फिशिंग के लिए जाना चाहता था, मछली पकड़ने जाना चाहता था, तो क्या मैंने तुम्हें उस दिन हॉलीडे नहीं दिया, यानी छुट्टी नहीं दी। यानी यहाँ पे जो कहने का आशय है टीचर का वो ये है कि जब कभी भी उनकी इच्छा होती थी कि आज उन्हें नहीं पढ़ाना है, उन्हें मछली पकड़ने जाना है नदी पर या कहीं पर भी, तो उस दिन वो वहाँ पे छुट्टी घोषित कर देते होंगे, अवकाश दे देते होंगे फ्रांस को। तो वो पुरानी बातें अपनी याद कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बात के लिए मैं भी दोषी हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर एम हेमल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल बराबर बातचीत करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये कहते हुए कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, मधुर भाषा है। यहाँ पे बुक में आपका जो हमारा लेसन चल रहा है उससे संबंधित मैप दिया हुआ है, जिससे आपको बात थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगी। ये फ्रांस है पूरा, ये बड़ा पूरा फ्रांस है, और आपने इंग्लैंड जो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, ये बीच में यहाँ पे समुद्र है जिसको हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल बहता है, समुद्र है, जैसे हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी, उसी तरह से फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की सीमा जहाँ पर समुद्र बहता है उसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। और ये बेल्जियम देश है, और जहाँ की बात हो रही हमारे लेसन में ये जर्मनी है। जर्मनी के बीच में और फ्रांस के बीच में ये दो ज़िले हैं जहाँ की बात हो रही है, ये लॉरेंस है और ये अल्सास है। तो जर्मनी में अब इनको विलय कर लिया गया है, ये सीमा यहाँ से डिवाइड हो गई है। तो हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो इसी चीज़ का पढ़ रहे हैं कि पहले ये फ्रांस का हिस्सा हुआ इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, अब जर्मनी का हिस्सा है इसलिए जर्मन भाषा यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। आगे हम चलते हैं लेसन पे। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उनके टीचर जो हैं एम हेमल, वो कहते हैं कि फ्रेंच भाषा जो है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है, मतलब मधुर भाषाओं में से एक है। द क्लियरेस्ट, और साथ में स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, तर्क शक्तिपूर्ण, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, और ऐसी कि हमें अपनी इस भाषा का, या कहें उनके लिए मातृभाषा थी, कि हमें अपनी मातृभाषा की रक्षा करनी चाहिए। गार्ड मीन्स रक्षा करना। अमोंग अस, हमारे बीच में हमारी जो भाषा है, जो हम फ्रेंच भाषा बोलते हैं, तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पुअर पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language it is age। क्यों हमें अपनी भाषा की रक्षा करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, वो यहाँ पे इस बात को क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि जब भी लोग वह गुलाम बनाए जाते हैं, एनस्लेव्ड यानी गुलाम बनाना, जब किसी दूसरे देश का अधिकार हो गया उस पर, तो इसका मतलब वहाँ के जो नागरिक हैं वो गुलाम हो गए दूसरे देश के। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और तब तक जब तक वो अपनी भाषा को बनाए रखते हैं। गुलाम भले ही बन गए लेकिन वो अपनी भाषा बोलते रहते हैं। एज इट इज एज, ये उसी समान है जैसे इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जैसे उनके पास उनके जेल की
चाबी हो। यानी गुलाम बनने के बाद भी हमें अपनी भाषा को नहीं भूलना है, ताकि हमारे स्वतंत्र होने का रास्ता हमारे पास बना रहे, हमारी एक अलग पहचान बनी रहे कि हमें स्वतंत्र होना है, हमें सबसे अलग रहना है, तो हमारी एक अलग पहचान रहती है। अगर हम उसी में शामिल हो जाएंगे तो हमें स्वतंत्र होने का कोई रास्ता फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उसी में शामिल हो गए तो अलग कैसे होंगे। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे ये बात बड़ी अमेज्ड यानी आश्चर्यजनक लगी। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि मुझे सब कुछ कितना अच्छे से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। आज जो वो टीचर पढ़ा रहे थे वो कह रहे हैं कि मुझे आज बहुत बहुत ज़्यादा सब कुछ आसान लगा, और मेरा ये सोचना भी था कि मैंने इससे पहले कभी भी उन्हें इतनी सावधानी से शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि उन्हें आज ग्रामर पूरी समझ में आ रही है। तो वो खुद ही सोच रहा है कि शायद मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया हो, इतनी सावधानी से नहीं पढ़ी थी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और साथ में ये भी हो सकता है कि इतने ज़्यादा धैर्य से, पेशेंस यानी धैर्य, इतने ज़्यादा धैर्य से उन्होंने पहले कभी वर्णन नहीं किया होगा, नहीं इतने धैर्य से समझाया होगा। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अप ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह हमें आज सब कुछ एक दिन में ही जितना वह जानते हैं सब कुछ बता देना चाहते हैं, सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और वो ये चाहते हैं कि जो कुछ वो जानते हैं या जो कुछ वो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ सीधा इन सब के दिमाग में एक स्ट्रोक में ही चला जाए, यानी एक झटके में जाने से पहले वो एक झटके में जितना उन्हें ज्ञान है उस पूरे ज्ञान को वो भर देना चाहते हैं।